We will discuss about dinitrogen. Dinitrogen इज N2, है ना। दो नाइट्रोजन के एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो डायटोमिक है ये, सो इट इज़ डाइनाइट्रोजन। सम ऑफ द वेरी कॉमन एंड जनरल एंड सिंपल प्रॉपर्टीज़ अगर देखें तो डाइनाइट्रोजन जो होती है, डाइनाइट्रोजन इज़ कलरलेस। ऑफ कोर्स हमारे सामने हमारे आसपास नाइट्रोजन गैस होती है, पर वो उसका कोई कलर हमें दिखाई नहीं देता है, तो इट इज़ कलरलेस। इट इज़ टेस्टलेस ऑल्सो, कोई टेस्ट नहीं होता है इस गैस का। हम सांस लेते हैं तो अंदर जाती है गैस, पर उसका कोई टेस्ट नहीं होता, उसका कोई कलर नहीं होता, एंड उसका कोई ऑर्डर भी नहीं होता है, एंड इट इज़ अ नॉन टॉक्सिक गैस बेसिकली, ठीक है। और दो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं नाइट्रोजन के, 14N एंड 15N, ठीक है। देयर आर टू आइसोटोप्स। अगर बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइनाइट्रोजन इज़ 77.2 केल्विन एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 63.2 केल्विन। बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों का, बट स्टिल we should know them. These that is dinitrogen is colorless, tasteless, non-toxic gas. There are two isotopes of nitrogen, that is N14 and N15. Boiling point is 72.2 Kelvin and freezing point is 63.2 Kelvin. So its boiling and freezing point is very low. बहुत कम बॉइलिंग पॉइंट है, तो रूम टेम्परेचर से बहुत पहले ही नाइट्रोजन जो है वो बॉयल ऑफ हो चुकी होती है। सो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी लो एंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी लो। उसके अलावा जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो भी बहुत कम ही होती है इसकी। तो अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी देखें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ डाइनाइट्रोजन इज इन वाटर इज़ 23.2 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर ऑफ वाटर. So the solubility of dinitrogen in water is very low, and this solubility is calculated at 273 Kelvin and 1 bar of pressure. Now next is जो चीज़ें important है वो देख लेते हैं. So now we will discuss the chemical properties. Chemical properties. अच्छा, एक और बात हमने सरफेस केमिस्ट्री में देखा है. सो दिस नाइट्रोजन गैस इज एडजॉर्ब्ड बाय एक्टिवेटेड चारकोल. सो दिस डाइनाइट्रोजन गैस इज एडजॉर्ब्ड बाय एक्टिवेटेड चारकोल. तो एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो डाइनाइट्रोजन गैस को एडजॉर्ब कर सकती है. सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट देखें. ये जब हम एनॉमलस बिहेवियर डिस्कस कर रहे थे तो हमने डिस्कस कर लिया था कि जो डाइनाइट्रोजन होता है, मतलब N2 जो है, दैट इज़ डाइनाइट्रोजन इज़ ऑलमोस्ट इनर्ट एंड अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर. मतलब रूम टेम्परेचर पर डाइनाइट्रोजन की रिएक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है, इसीलिए हम उसे फूड पैकेट्स में भरते हैं ना. फूड पैकेट्स में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस ही होती है. क्यों भरते हैं? क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो डाइनाइट्रोजन है उसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है. जब हम एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे तो हमने ये डिस्कस कर लिया था. तो क्यों कम होती है इसकी रिएक्टिविटी रूम टेम्परेचर पर, ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव ये क्यों होता है रूम टेम्परेचर पर? रीज़न क्या था इसका? रीज़न ये है कि जो डाइनाइट्रोजन होता है उसमें जो दो नाइट्रोजन एटम्स हैं उनके बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड बनती है, और ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. So the dinitrogen is almost unreactive at room temperature due to the very high bond dissociation enthalpy. मतलब ये तीन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से डाइनाइट्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो रूम टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट जो है वो अनरिएक्टिव या इनर्ट होता है. तो रीज़न क्या है? दिस इज़ ड्यू टू
हाई bond dissociation enthalpy. So this is due to high bond dissociation enthalpy. Now the second property is, तो ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, अनरिएक्टिव होता है. रूम टेम्परेचर पे अनरिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए डाइनाइट्रोजन इज़ ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर. नाउ सेकेंड इज डाइनाइट्रोजन. डाइनाइट्रोजन इज न्यूट्रल टूवर्ड्स लिटमस, मतलब लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज नहीं करता है. सो डाइनाइट्रोजन इज न्यूट्रल टूवर्ड्स लिटमस. ठीक है, कोई चेंज ऑफ कलर ऑब्जर्व नहीं होगा. साथ ही में डाइनाइट्रोजन जो है इट इज़ नाइदर कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. ठीक है, तो ना तो ये खुद कंबस्टिबल है और ना ही ये कंबशन को सपोर्ट करता है. कंबस्टिबल मतलब जिसमें आग लग जाती है ना आसानी से, वो कंबस्टिबल होते हैं. तो ना तो ये कंबस्टिबल खुद है और ना ही ये कंबशन का सपोर्टर है. तो ना ही कंबशन का सपोर्टर है और ना ही खुद कंबस्टिबल है ये. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज थर्ड इज, अब रिएक्शंस देखते हैं क्या क्या इसके रिएक्शंस होते हैं. हायर टेम्परेचर्स पर, एट हाई टेम्परेचर्स, एट हाई टेम्परेचर्स, है ना. हाई टेम्परेचर्स क्यों भाई, क्योंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर तो ये ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव है. तो रिएक्शंस कब होंगी इसकी, रिएक्शंस होंगी हाई टेम्परेचर्स पर, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पर ये अनरिएक्टिव होता है, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है. तो इतनी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अचीव करने के लिए हमें टेम्परेचर जो है वो थोड़ा बढ़ाना पड़ता है. तो जो रिएक्शन होंगी डाइनाइट्रोजन की वो हाई टेम्परेचर्स पर होंगी. तो एट हाई टेम्परेचर्स क्या रिएक्शन करता है ये जो डाइनाइट्रोजन है मतलब N2, ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और मेटल्स के साथ रिएक्ट करके ये आयनिक नाइट्राइड्स का फॉर्मेशन कर देता है. ठीक है, सो एट हायर टेम्परेचर डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म आयनिक नाइट्राइड्स. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स. अब अगर एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल्स तो जैसे ये लिथियम है, लिथियम इज अ मेटल, इट रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म आयनिक नाइट्राइड. ठीक है, अब नाइट्राइड कैसे बनेगा ये हमें जो है क्लास 9th में फॉर्मूला निकालना बताया जाता है. ठीक है, वो मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी. लिथियम की वैलेंसी 1 है, नाइट्रोजन की 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना. ऐसे लिथियम की कितनी है 1 है और नाइट्रोजन की कितनी है 3 है. ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो लिथियम को कितना मिल गया 3 मिल गया और नाइट्रोजन को कितना मिला 1. तो 1 लिखते नहीं है तो फॉर्मूला क्या हो गया जो नाइट्राइड बनेगा Li3n. ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया. अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे. तो अगर इसको हम बैलेंस करें तो यहाँ N2 है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे और 3 2 लिथियम हो जाएगा 6. तो एक ये एग्जाम्पल हो गया लिथियम नाइट्राइड का. दूसरा हो गया मैग्नीशियम प्लस N2, है ना. अब यही वाला हम ट्रिक अगर देखें तो मैग्नीशियम का +2 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन को 2 और मैग्नीशियम को 3 मिलेगा. तो फॉर्मूला हो जाएगा Mg3n2. ठीक है, अब इसको हमें बैलेंस करना है तो इसको हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ हमें लिखनी है हीट. हीट क्यों, क्योंकि जो भी ये नाइट्रोजन की रिएक्शंस हो रही हैं ये हाई टेम्परेचर्स पर होती हैं. नाइट्रोजन रूम टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन शो नहीं करता है. सिमिलरली Al+N2. अब यहाँ क्या होगा, एल्यूमिनियम का भी 3 है वैलेंसी और इसका भी 3 है, तो 3 3 दोनों का हो जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा. तो फॉर्मूला हो जाएगा Aln. ठीक है, अब इसको हमें बैलेंस करना है. 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. एरो के ऊपर लिख देंगे हीट, क्योंकि रिएक्शन हाई टेम्परेचर्स पर हो रही है. तीसरा कैल्शियम के साथ नाइट्रोजन की रिएक्शन, यहाँ पे पहले ही 3 लिख दिया मैंने. तो कैल्शियम का 2 होता है, नाइट्रोजन का 3 होता है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैल्शियम को 3 मिलेगा और नाइट्रोजन को 2. ये बैलेंस्ड है.
Ca3 तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो these are some of the examples of reaction of nitrogen with metals to form ionic nitrides. ठीक है. और ये जो रिएक्शन होगी ये हाई टेम्परेचर पर होगी क्योंकि नाइट्रोजन जो है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शंस शो नहीं करता है. ठीक है. नाउ next property is, there is fourth property. It is a reaction with oxygen. ठीक है. reaction with oxygen. अब ये जो रिएक्शन है ये भी कब होगी, ये भी हाई टेम्परेचर्स पर ही होंगी क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर्स पर तो रिएक्शन ये शो नहीं करेगा. तो ये रिएक्शन भी कहाँ होती है, ये भी हाई टेम्परेचर पर होती है रिएक्शन. ठीक है. और हाई टेम्परेचर से मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, अराउंड ऑलमोस्ट 2000 केल्विन से मतलब ऊपर रिएक्शन टेम्परेचर होता है, तब जाके रिएक्शन जो है ये होती है. ठीक है. तो N2 प्लस O2 यहाँ पे हीट कर देते हैं, है ना, बिकॉज रिएक्शन इज अकरिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर्स. तो यहाँ पे बनता क्या है, यहाँ बनता है NO, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड द रिएक्शन अकर्स एट वेरी हाई टेम्परेचर्स बिकॉज नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर. तो ये हो गया. सो एट वेरी हाई टेम्परेचर्स नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड. Fifth is reaction with hydrogen. Reaction with hydrogen. ठीक है. एक्चुअली रिएक्शन विद हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया का मतलब प्रिपरेशन है, एंड दैट इज़ कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस. तो एक्चुअली हम यहाँ पे जो रिएक्शन लिखने वाले हैं वो हेबर्स प्रोसेस की है. हेबर्स प्रोसेस क्या है, हेबर्स प्रोसेस जो है वो अमोनिया की प्रिपरेशन है, मैन्युफैक्चर है अमोनिया का एक्चुअली. ठीक है. तो उसमें क्या बनती है, अमोनिया. सो प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया. ठीक है. रिएक्शन क्या होती है, N2 प्लस H2 क्या बना रहे हैं, अमोनिया, दैट इज़ NH3. बैलेंस करना है इसको. तो 2 नाइट्रोजन है यहाँ पे भी 2 कर दिया, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 6 हो गया. ठीक है. तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई. दैट इज़ फॉर हेबर्स प्रोसेस, दैट इज़ रिएक्शन ऑफ डाई नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन. ठीक है. क्या बना, अमोनिया. सो दिस रिएक्शन इज एक्चुअली द प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया. नाउ क्वेश्चन कभी कभी आता है हमारे एग्जाम में कि व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन टू गिव मैक्सिमम यील्ड. मतलब वो क्या कंडीशंस हैं जिसमें ये रिएक्शन जो है मैक्सिमम यील्ड जो है दे. तो एक चीज़ हम देख लें तो वो ये है कि ये जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है. डेल्टा H का साइन यहाँ पर नेगेटिव है. ठीक है. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं. तो हमारी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लोअर टेम्परेचर्स. ठीक है. सो व्हाट आर दी फेवरेबल कंडीशंस इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द यील्ड. तो ये हम वैसे बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, पर कंडीशंस यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ी सी मैं, है ना, क्वेश्चन की फॉर्म में बाद में करेंगे. तो टेम्परेचर हमारा अराउंड 700 के होता है, प्रेशर अराउंड 200 एटमॉस्फेयर होता है. हमारे पास एक कैटलिस्ट होता है यहाँ पर. कैटलिस्ट जो है वो आयरन ऑक्साइड होता है, और साथ में हमारे पास होता है एक प्रमोटर. प्रमोटर यहाँ पर जो है वो होता है मोलिब्डेनम. मोलिब्डेनम प्रमोटर है. प्रमोटर का क्या काम होता है, प्रमोटर जो होता है वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है. सो दिस इज रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन, एंड बेसिकली दिस रिएक्शन इज ऑफ हेबर्स प्रोसेस. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन. नाउ नेक्स्ट इज preparation. Next is preparations of dinitrogen. First is commercial preparation. ठीक है. बहुत बड़े पैमाने पर कमर्शियली हम कैसे प्रिपेयर करते हैं इसको. सो कमर्शियल प्रिपरेशन में क्या है, हमारे पास बहुत नाइट्रोजन है भाई. हमारा जो एयर है हमारे आसपास उसमें 78% नाइट्रोजन है. तो कमर्शियली जो है हम नाइट्रोजन उसी एयर में से निकालते हैं. तो एयर में से हम कैसे निकालेंगे नाइट्रोजन को, क्या करते हैं, पहले लिक्विफाई करते हैं,
है ना, लिक्विफाई करते हैं नाइट गैस को, जो एयर है हमारे आसपास उसको लिक्विफाई कर लेते हैं और फिर उसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उसमें से नाइट्रोजन को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर लिया जाता है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट से तो नहीं है ये, डिस्टिलेशन ऑफ एयर। ठीक है, तो पहले लिक्विफाई कर लिया एयर को, फिर उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके एयर के कंपोनेंट्स को हम अलग कर लेते हैं और उसमें से नाइट्रोजन निकाल लेते हैं। तो दिस इज़ द कमर्शियल प्रिपरेशन। नाउ सेकेंड इज लेबोरेटरी प्रिपरेशन। लेबोरेटरी प्रिपरेशन, नाउ लेबोरेटरी प्रिपरेशन में सबसे पहले जो है हमारे पास वो है, द फर्स्ट वन इज थर्मल decomposition of ammonium nitrite। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि हीट सप्लाई करके कंपाउंड को हमें जो है वो ब्रेक डाउन करना है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। अब अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन अगर हमें करना है तो पहले हमें अमोनियम नाइट्राइट बनाना पड़ेगा, है ना। तब जब अमोनियम नाइट्राइट बनाएंगे तभी तो डिकम्पोजिशन करेंगे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। तो फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। कैसे बनाएंगे, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaNO2 सोडियम नाइट्राइट। तो यहाँ पर जो है वो डबल डिकम्पोजिशन होती है और डबल डिकम्पोजिशन होने के बाद यहाँ बन जाता है NH4NO2 मतलब अमोनियम नाइट्राइट, साथ में NaCl। ठीक, तो क्या हुआ, डबल डिकम्पोजिशन हुआ। पहले अमोनियम क्लोराइड था, बाद में सोडियम क्लोराइड हो गया, और पहले सोडियम नाइट्राइट था, बाद में अमोनियम नाइट्राइट हो गया। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हुई, डबल डिकम्पोजिशन। अब डबल डिकम्पोजिशन होने के बाद यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट बन गया है। इसी अमोनियम नाइट्राइट का हमें थर्मल डिकम्पोजिशन करना है। तो NH4NO2 इसको हीट करेंगे तो इट विल डिकम्पोज टू गिव N2 गैस along with H2O। ठीक है, सो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, दिस इज द रिएक्शन। तो एक हमारी जो प्रिपरेशन है वो हो गई थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। नाउ नेक्स्ट इज, अब जब हम ये रिएक्शन करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट तो कुछ हमारे पास इम्प्योरिटीज़ भी बनती हैं। इम्प्योरिटीज़ जो बनती हैं वो बनती हैं NO and HNO3। तो वो लिख लेते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन तो नहीं इम्पॉर्टेंट है, ये वाली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। नाउ नेक्स्ट इज, अब ये जब हम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन certain impurities are formed. What impurities are formed? Small amounts of NO and HNO3 formed in this reaction is removed by passing the gas through aqueous sulfuric acid। तो जो इम्प्योरिटीज़ बन रही हैं वो क्या है, NO and HNO3। कैसे रिमूव करते हैं, बाय पासिंग देम थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, बाय पासिंग देम थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड containing potassium dichromate, So this is how the impurities are removed. This is also important. ठीक है, now the next preparation is, तो एक हमारा कमर्शियल प्रिपरेशन हो गया जिसमें हम जो एयर है उसको लिक्विफाई करके
फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके नाइट्रोजन को अलग कर लेते हैं। दूसरा हमारा हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। नाउ थर्ड वन इज from ammonium dichromate, तो अमोनियम डाइक्रोमेट क्या फॉर्मूला होगा अमोनियम डाइक्रोमेट का NH4 Cr2O7, ठीक है। इसका भी डिकम्पोजिशन ही होता है हीट की प्रेजेंस में, तो हीट का सिंबल बना दिया है। डिकम्पोजिशन करके N2 + H2O + Cr2O3 क्रोमिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन ये कर देता है। द थर्ड प्रिपरेशन इज फ्रॉम अमोनियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे जो अमोनियम डाइक्रोमेट हमें यूज़ करनी है वो अमोनियम डाइक्रोमेट जो है हम बनाते कैसे हैं। दिस अमोनियम डाइक्रोमेट इज प्रिपेयर्ड एज by the reaction of K2Cr2O7 plus 2NH4Cl. It gives on heating NH4 2Cr2O7 plus 2KCl, ठीक है। This reaction is not so important, this is important. So third is from ammonium dichromate. Now fourth one is the fourth method of preparation of dinitrogen is thermal decomposition of sodium and barium azide. Thermal decomposition of sodium and barium azide. तो सोडियम एजाइड NaN3 थर्मल डिकम्पोजिशन, तो Na अलग हो गया और नाइट्रोजन अलग हो गया। सेकेंड इज बेरियम एजाइड BaN3 होल ट्वाइस, ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेस टू गिव बेरियम along with dinitrogen. So fourth one is thermal decomposition of sodium and barium azide, ठीक है। तो these are also important. यही जो रिएक्शन है ये ऊपर वाली है ना, ये ऊपर वाली डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड, दिस इज यूज्ड to inflate the airbags used for safety devices in car, ठीक है। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, तो ये हमारा हो गया डाई नाइट्रोजन।